नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं और ये इसका 53वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप इसके बाकी पार्ट को देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में अर्ध स्वर है, हमें बताना है कि इन चारों में से अर्ध स्वर कौन से हैं? ई, उ, य, व। तो यहाँ पर य व जो है आपके अर्ध स्वर हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, मीरा का स्वभाव रेखा से भिन्न है। क्या कह रहा है? मीरा का स्वभाव रेखा से भिन्न है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ हमको इस वाक्य में कौन सा कारक रहेगा ये बताना है। संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक। तो मीरा का स्वभाव रेखा से भिन्न है, इस वाक्य में जो कारक रहेगा वो आपका रहेगा अपादान कारक। ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा। अब अपन देखते हैं कि अपादान कारक जो है, अपादान कारक कहाँ कहाँ आता है। तो पहली स्थिति में आता है अपादान कारक जहां पर अलगाव की स्थिति होती है। अलगाव की स्थिति मतलब कोई चीज किस चीज से अलग हो रही है, मतलब पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो ये अलगाव की स्थिति है, मतलब अलग हो रहा है, तो वहां पर अपादान कारक आएगा। दूसरी स्थिति जहां पर तुलना हो, जहां पर क्या हो? तुलना हो। यहाँ पर देखिए मीरा का स्वभाव रेखा से भिन्न है, यहाँ क्या हो रही है? मीरा और रेखा के बीच में तुलना हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपका कारक कौन सा रहेगा? अपादान कारक। तीसरी स्थिति जहां पर भय हो, जहां पर भय आए, वहां पर इन तीनों स्थिति में आपका कारक जो रहेगा वो रहेगा अपादान कारक। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, निर्लोभ का संधि विच्छेद क्या है? निधन लोभ, निर्धन लोभ, निर्धन लोभ, निर्ल धन लोभ। तो निर्लोभ का सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा निह धन लोभ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है ये हमें बताना है। कुत्ता, पिल्ला। कुत्ता जाति और पिल्ला जो है ये व्यक्तिवाचक है क्या? तो नहीं। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, क्योंकि इसमें अपने को क्या बताना है? गलत बताना है। ऑप्शन बी देखते हैं, नगर। नगर क्या है? जातिवाचक है। और जयपुर, जयपुर क्या है? व्यक्तिवाचक, मतलब ये सही है। पर्वत, पर्वत आपका जातिवाचक है। हिमालय ये आपका व्यक्तिवाचक है। स्त्री ये आपकी जाति है और रवीना ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो तीनों ऑप्शन सही है, हमने गलत युग्म छांटना था। तो कुत्ता पिल्ला ये इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में दे रखा है, चमक गई चपला चमचम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चमक गई चपला चमचम, यहां पर देखिए च यहां पर भी आया है, च यहां पर भी आया है, यहां पर भी च है और यहां पर भी च है। तो जहां किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार रहेगा। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कह रहा है, कनक। कनक का अर्थ क्या है? काला, ये कनक का अर्थ होता है क्या? नहीं होता है। हिरण, ये कनक का अर्थ नहीं होता है। चतुर, ये भी कनक का अर्थ नहीं होता है। कनक का अर्थ होता है धतूरा। ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर है, नमक मिर्च। नमक मिर्च में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो देखिए नमक और मिर्च इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? नमक और मिर्च, मतलब दोनों पद क्या है? प्रधान है, इसलिए यहाँ जो समास होगा वो होगा आपका
द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम सही उत्तर रहेगा। बोलो आई क्या बात समझ में? अगर बात समझ में आ रही हो तो आप एक प्यारा सा लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को इसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शयन का संधि विच्छेद होगा शे धन अन, श धन यन, शे धन यन या श धन अन। तो शयन का सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा शे धन अन। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें पूछ ले कि आपको शयन में कौन सी संधि होगी, तो इसमें आपको बताना है, इसमें जो संधि होगी वो होगी अयादि संधि। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। अयादि संधि से रिलेटेड कुछ उदाहरण आपको याद रखना है, जैसे पवन, पवन इसमें भी कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा पो धन अन, पो धन अन। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अन। ठीक, और इसमें संधि कौन सी होगी? अयादि संधि होगी। अगला है पावन, अगला उदाहरण है अयादि संधि का पावन। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा पो धन अन, पो धन अन। इसमें भी संधि कौन सी होगी? अयादि संधि होगी। अगला है आपको याद रखना है गायन, गायन, गायन का क्या होगा? गे धन अन, गे धन अन, और इसमें भी संधि आपकी अयादि संधि होगी। अगला याद रखना है आपको श्रवण, श्रवण इसमें होगी श्रो धन अन। तो ये सारे जो है पवन, पावन, गायन, श्रवण, इन सभी में अयादि संधि होगी और इसका संधि विच्छेद भी अपने को याद रखना है। ठीक, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न नंबर 9 है बुद्धिहीन शब्द है हमारे पास। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? मतलब ये बताना है कि बुद्धिहीन शब्द क्या क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो बुद्धिहीन जो है ये आपका व्याकरण की दृष्टि से क्या होगा? ये आपका विशेषण है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यह मेरी पुत्री है। क्या कह रहा है? यह मेरी पुत्री है। इसमें कौन सा कारक है? तो यह किसकी पुत्री है? मेरी पुत्री है, मतलब पुत्री और मेरे बीच में क्या है? संबंध है। तो जहां रिलेशन आ जाता है वहां पर आपका संबंध कारक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जहां संबंध आए, रिलेशन आ जाए, वहां पर आपका संबंध कारक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 11। अभी इसके बारे में डिस्कस किया था हमने। जिस समास के सभी पद प्रधान हो उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो जिस समास के सभी पद प्रधान हो वहां पर जो समास होता है वो आपका समास होता है द्वंद्व समास। इसलिए ऑप्शन बी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न नंबर 12 है जेब कतरा। जेब कतरा किस प्रकार का समास है? जेब कतरा मतलब जेब को कतरने वाला, राइट। तो इसमें कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। तो जेब को कतरने वाला, जेब कतरा, इसमें जो समास होगा वो होगा आपका कर्म तत्पुरुष। तो यहां पर ऑप्शन सी एकदम से आंसर हो जाएगा, राइट। प्रश्न नंबर 13। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसके लिए शब्द है खंडहर, नश्वर, ध्वस्त या अतः। तो जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसके लिए एक शब्द होगा ध्वस्त। तो यहां पर ऑप्शन सी जो रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? शब्द अपने को देख रखा है आलस्य,
और इसका बताना है विशेषण क्या है, आलस, आलसी, अलस या आलसपन। तो आलस्य शब्द का विशेषण जो होगा वो होगा आलसी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राइट। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 की। प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है, रोमन निम्न में से किस भाषा की लिपि है, हिंदी, पंजाबी, रूसी या अंग्रेजी। तो रोमन किस भाषा की लिपि है, तो रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी से संबंधित 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।